सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये सेशन द फाइनल रोड होगा आपके आरआरबी एएलपी 2024 के साइंस क्वेश्चन के लिए। जी हाँ मेरे मित्र, इससे पीछे के दो वीडियो सेशन में हम लोगों ने जो आपका 26, 27 और 25 3 दिन एग्जाम हुए थे, तीनों ही शिफ्ट का, उन सभी का क्वेश्चन सॉल्व करा था। आज के इस सेशन में हम लोग 28 और 29 नवंबर को जो आपका एग्जाम हुआ है एएलपी का, उसके 6 शिफ्ट को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे और जो भी आपका कंफ्यूजन है वो पूरा इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फिर मित्र, आपका जो 28/11/2024 के फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के समानुपाती होता है और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस दोनों का मतलब क्या हुआ कि गुरुजी अगर चालक की लंबाई बढ़ेगी तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चालक की लंबाई घटेगी तो चालक का प्रतिरोध भी घटेगा। अब चालक का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, आप कहेंगे कमेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, आप सभी कहेंगे बढ़ेगा। तो सवाल सिंपल सा है कि यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए और अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध आप सभी कहेंगे लंबाई के साथ ही 3 गुना हो जाएगा। इसीलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किसके उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। एक उचित क्षमता वाले उभयोत्तल लेंस, एक समतल कांच की प्लेट, एक उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस, एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस। मेरे मित्र, आपके क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर, अवतल लेंस का। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हमसे दूरदृष्टि की बात करी जाती तो हम सभी क्या कहते कि दूरदृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, आप कहेंगे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है। मेरे मित्र, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास की बात करी जा रही है, मतलब किसी लूप से अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो मेरे मित्र जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका सामर्थ्य क्या होगा। आप सभी को मालूम है कि गुरुजी कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी तो जो उत्पन्न होने का ओरिजिन है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य क्या होती है, ज्यादा होती है, क्षमता ज्यादा होती है। और हम सभी ये कहते भी हैं कि गुरुजी अगर हम किसी चुंबक की बात करेंगे और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रही है, तो हम सभी क्या कहेंगे, हम सभी कहेंगे कि गुरुजी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा दोनों ध्रुव पर होगी। तो सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य डैश होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी केंद्र पर अधिकतम होता है। इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड में एक घटक के रूप में किया जाता है। एंटासिड में एक घटक के रूप में मेरे मित्र बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। साथ ही मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग किया जाता है और साथ ही मेरे मित्र एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अब जो कुछ एंटासिड आ रहे हैं उसमें सर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आपको देखने को मिलते हैं। मेरे मित्र ध्यान रखिए कि ये एंटासिड क्या है, ये पेट की अम्लता को कम करता है। और आपसे सवाल करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल एंटासिड में एक घटक के रूप में किया जाता है। पहला है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या कहोगे कि गुरुजी ये वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सभी के लिए एक कच्चा पदार्थ का काम करता है। कास्टिक सोडा के लिए भी कच्चा पदार्थ का काम करता है। ऑप्शन में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने सर इसको लिख ही दिया है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही इसको पढ़ते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ते हैं, तो इसका इस्तेमाल तो हम लोग एंटासिड के रूप में करेंगे। अब ये है हमारा कॉपर सल्फेट, ये एक प्रकार का सॉल्ट होता है और नाइट्रिक अम्ल एक प्रकार का HNO3, आप कहेंगे एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। तो भाई मेरे आपसे सवाल करा जा रहा है कि किस
किस यौगिक का उपयोग प्रति अम्ल में घटक के रूप में किया जाता है? आप सभी कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग NaHCO3 का उपयोग किस में किया जाता है? एंटासिड में घटक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि इसका जो सफिक्स लगा हुआ है वो क्या है? ऑल है। क्या है? ऑल, जिसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं सर? OL पढ़ते हैं इस तरीके से। और आपके ऑप्शन में दिया गया है प्रोपेनॉल, प्रोपेनेल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनोइक। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो नाम है इसमें हम देख रहे हैं कि प्रोपेनल में ऑल लगा हुआ है और यहां पे प्रोपेनल में L लगा हुआ है, तो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड होगा और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड होगा और प्रोपेनोन कीटोन ग्रुप का कंपाउंड होगा, ऑन लगा हुआ है तो, और प्रोपेनोइक एसिड है तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड होगा। तो सवाल आपसे यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है? आप सभी कहेंगे गुरुजी प्रोपेनॉल जो है ये अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है? नहीं। इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में कमी होती है? इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। आयनों की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अम्ल को जल में मिलाएंगे, अम्ल को क्या करेंगे? जल में मिलाएंगे, तो मेरे मित्र आप सबों को ध्यान में रखना होगा कि H3O+ जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, इसकी क्या होगी? तो प्रति इकाई सांद्रण में, प्रति इकाई आयतन में इसकी सांद्रता में कमी होगी। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग तनुकरण डाइल्यूशन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि सर जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है, अम्ल को जल में मिलाया जाता है, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो H3O+ आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आती है। प्रति इकाई आयतन में कमी आती है जिसे तनुकरण कहा जाता है, जिसे डाइल्यूशन यानी कि तनुकरण कहते हैं। तो जैसे ही हम लोग मेरे मित्र किसी भी जल में अम्ल को मिलाएंगे तो उसका सर तनुता होगा, और तनुता होगा तो अम्ल की जो पावर होगी वो घटेगी, यानी कि अम्ल की पावर H3O+ हाइड्रोनियम आयन के सांद्रता से होगी, और जल में मिला रहे हैं तो H3O+ की सांद्रता क्या होगी? आप कहेंगे कमेगी प्रति इकाई आयतन। तो पहला है कि इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। मेरे मित्र गलत होगा, रेलवे का आंसर है ये। और आपका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? सर इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में कमी हो जाएगी, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ जुड़ा हुआ होता है? मेरे मित्र कप के आकार या प्याला के आकार का आप सभी क्या कहते हैं? गुरुजी ये हमारा बोमेन कैप्सूल होता है, और इसीलिए ये सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, तो आप सबों को मालूम है कि किडनी की जो फंक्शन होती है वो 3 स्टेप में होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और फिर आपका ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रेशन। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और ट्यूबुलर मतलब क्या? आपका नलिका अब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण भी इसको बोल सकते हैं। और मेरे मित्र साथ ही क्या होता है? तो ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये 3 चरणों में क्या होती है? किडनी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि 2 kg द्रव्यमान वाली एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, पिंड का वेग क्या है? मेरे मित्र गतिज ऊर्जा 100 जूल है, तो आप कहेंगे हाफ इंटू द्रव्यमान 2 kg है, v² आपको करना है। आप सभी कहेंगे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और v² करेंगे तो आप कहेंगे सर ये रूट अंडर v हो जाएगा, और ये 10 इक्वल टू क्या होगा? v, यानी कि वेग कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि जब चूना पत्थर को गर्म करने पर बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है। याद रखिएगा, चूना पत्थर को गर्म करेंगे तो बुझा चूना में परिवर्तित नहीं होगा। रेलवे की तरफ से सर ये लाइन यहां पे मिस्टेक किया गया है, बुझा चूना नहीं होगा। जब चूना पत्थर को सर ब्रेक डाउन किया जाएगा, चूना पत्थर यहां पे किसको बोला जा रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट को बोला जा रहा है। और जब इसको हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यह अभिक्रिया हमारा अपघटन अभिक्रिया होगा, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुिक त्रिज्या कितनी होती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि 0.5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है? तो मेरे मित्र, मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया है कि अगर महत्तम ऊंचाई कवर हो रही है तो जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? h = u²/2g। h आपका कितना है? 20 मीटर। और मेरे मित्र u आपको प्रारंभिक वेग निकालना है, 2 × g का वैल्यू 10 लेते हैं। ये क्या हो जाएगा सर जी? 20 × 400 u²। और मेरे मित्र 400 = हम u लिख सकते हैं, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल होगा। और वैल्यू कितना आएगा सर जी? u = 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से, किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीव का निर्माण होता है? सरीसृप, पादप, स्तनधारी, एक कोशिकीय जीव। आप क्या कहेंगे कि सरीसृप, पादप और स्तनधारी, इनमें तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। कहां होगा सर? एक कोशिकीय जैसे कि अमीबा जैसे जीव में क्या होगा सर? कोशिका विभाजन यानी कि विखंडन के प्रक्रिया के थ्रू नए जीव का उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है? जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो, जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन के बराबर हो, जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से अधिक हो, जब तय की गई दूरी वस्तु के विस्थापन से कम हो। मैंने आपको क्या बताया है कि जब किसी भी पिंड या किसी भी व्यक्ति का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो जाए तो मेरे मित्र उसका विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। जैसे मान लो कि आप पॉइंट ए से चले और कहां तक पहुंचे? पॉइंट बी तक पहुंचे, और फिर आप पॉइंट बी से चल करके कहां आ जा रहे हो? पॉइंट ए तक आ जा रहे हो, तो आपका जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे शून्य। तो जो आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तो आप सभी कहेंगे गुरुजी जो विस्थापन होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। मेरे मित्र, इस तरह के 2 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा बच्चों को लगातार कई दिनों तक, और थोड़ा सा गलती बच्चों की भी थी कि वो जिस टीचर के पास क्वेश्चन भेज रहे थे वो हिंदी वाला भेज रहे थे, जबकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी क्वेश्चन में कलेश होगा तो उस कलेश का निवारण सर उसके अंग्रेजी वर्जन से होगा। और अगर अंग्रेजी में सही दिया हुआ है और हिंदी में गलत दिया हुआ है, रेलवे हो या कोई भी बोर्ड हो, तो सर वो इंग्लिश को ही मान्य करेगा। तो ये चीज छात्रों से कहीं ना कहीं गलती हुई। छात्रों को सर रेलवे का जो जिस क्वेश्चन में डाउट था उसके इंग्लिश वर्जन को भी जरूर देखना चाहिए था, नहीं तो मामला मेरे मित्र कई बार तो आप लोगों ने हमें गड़बड़ा दिया कि गुरुजी इसका ये होगा कि इसका ये होगा, लेकिन जब इंग्लिश में आएंगे तो उसका एक सही निचोड़ निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे कि पूछा जा रहा है कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए। मेरे मित्र, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हम किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन के स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मतलब क्या कि कोई भी आपका स्पीशीज है उसका मतलब पूरा का पूरा जो प्रजाति है वो बना रहे, इसके लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। और किसी भी जीव के सर्वाइवल की बात करेंगे तो सर सर्वाइवल में आपका वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसी भी आबादी को स्थिर बना सकती है, स्टेबल बना सकती है, लेकिन वो आबादी इस दुनिया में आकर के सरवाइव करेगा या नहीं करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? वेरिएशन पे डिपेंड करेगा। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन कीजिए, आप सभी कहेंगे गुरुजी रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र, अगला है क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विलयन की पहचान उसके गंध से की जा सकती
की जाती है। जल में नमक, जल में पोटेशियम परमैंगनेट, जल में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएंगे तो उसका सर रंग आपको बैंगनी दिखेगा। जल में चीनी, जल में डिटोल, आप कहेंगे सर जैसे ही डिटोल जल में मिलाएंगे क्या होगा, उसकी गंध से ही हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा जल में मिला हुआ डिटोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के संदर्भ में किसके बराबर होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, और f इक्वल टू क्या होता है r/2। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थ का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन संश्लेषित होते हैं से पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। मेरे मित्र, डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवण का वहन करता है, तो आप कहेंगे जाइलम, और पत्ती में जो भोजन बनता है उसको पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। तो ध्यान रखिएगा, जाइलम एंड फ्लोएम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा, यहां पे सर आयतन ही होगा, आपतन नहीं होगा, आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम लोग बात करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा? तो आप सभी कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। तो मेरे मित्र आप देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन है विलय पदार्थ का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुना 100। पहला ही ऑप्शन सही है। चला आगे बढ़ोगे तो बिलियन का आयतन बटा विलय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का आयतन, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा बिलियन का यहाँ पे बिलियन होगा। चला बिलियन का द्रव्यमान क्या कहेंगे गुरुजी? ये मास बाय मास परसेंटेज हो जाएगी, जबकि हमें पूछा जा रहा है आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए, तो हम लोग आयतन प्रतिशत के लिए विलय पदार्थ का आयतन बटा बिलियन का आयतन गुना 100 कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल सरल पदार्थ में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अमीबा का जो भोजन होता है उसके फूड वैक्यूल्स में क्या होता है? अमीबा के बॉडी से निकले हुए एंजाइम के थ्रू वो डिकम्पोज होता है और फिर अमीबा के कोशिका द्रव के द्वारा उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो सही आंसर हमारा आप सभी कहेंगे अमीबा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा 28/11 का सेकंड शिफ्ट आ गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जाता है, तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या होगा? 1 किलोवाट इक्वल टू आप सभी कहेंगे गुरुजी 1000 वाट हो जाएगा, या फिर इसी को 10⁻³ वाट हम लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनेगा? हालांकि मेरे मित्र ये सवाल मैंने आपको कल भी बताया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की तो CuO प्लस किसके साथ? HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2O बनेगा। यहां पे क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी, सॉरी कॉपर की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी? आप कहेंगे 2। तो आप सभी ध्यान में रखना कि हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? आप कहेंगे कॉपर 2 क्लोराइड। क्या होगा? कॉपर 2 क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है? जेली, कुहासा, कोहरा, कहेंगे सर प्यूमिस जो है वो फोम का सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण करता है, बिल्कुल गलत है। प्रोजेस्टेरोन फीमेल में होती है, तो बॉयज में हम बात ही नहीं करेंगे। क्या कहिएगा कि गुरुजी केवल कथन ए सत्य है। यहां पे हमारे ऑप्शन बी में है कि कथन ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि जब सफेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग विबग्योर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विचलन वायलेट का होगा, सबसे ज्यादा विचलन वायलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर ग्रीन का, और फिर उसके बाद आप कहेंगे सर येलो से आएंगे तो हमें येलो की विचलन कम देखने को मिलेगी। और हमारे ग्रुप में शामिल ब्लू, जामुनी
बैगनी, हरा, इन सभी का इस फॉर्म के हिसाब से क्या कहेंगे, विचलन येलो से ज्यादा होगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि जब सफेद प्रकाश के कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होगा। आप कहेंगे दिए गए ऑप्शन में पीला रंग का विचलन सबसे कम होगा, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करता है। कोई बाह्य बल नहीं, त्वरण, अपत्वरण, पृथ्वी की सतह से टकराने पर एक बल अनुभव करता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी किसी भी वस्तु पर बल लगेगी तो संभव है कि उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि द्रव के कण डैश के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। क्योंकि मेरे मित्र द्रव यानी कि पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और इसी वजह से पदार्थ के कण अपने सतह में क्या करते रहते हैं, सर तैरते रहते हैं। स्थितिज ऊर्जा आप कहेंगे स्थिति के चलते होती है। कणों का आपस में सर जुड़ाव किस वजह से होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल के वजह से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा फूला हुआ भाग होता है और मध्य में लंबा भाग, पुष्प के मादा जनन में उभरा फूला हुआ भाग। तो मादा जनन की अगर हम बात करेंगे तो कई बार हम आपको इसकी संरचना बताए हैं, और ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं गुरुजी ओवरी, यानी कि इसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और कहा जा रहा है कि मध्य में लंबा भाग होता है तो इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और शीर्ष भाग जो प्रायः चिपचिपा होता है वह वर्तिकाग्र होता है। ये शीर्ष भाग आपका क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो उभरा फूला हुआ भाग क्या है, आप सभी कहेंगे अंडाशय, और जो लंबा भाग है वो क्या है, आप कहेंगे वर्तिका। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी आपका कोई भी ऑप्शन में सर इस डायग्राम को इंडिकेट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, यहां पे अपरी पदार्थ लिख दिया है, अपशिष्ट पदार्थ होगा। अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करने वाली चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है। आप सभी कहेंगे सर विभिन्न मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उसका निष्कासन उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर में उपयोगी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। श्वसन तंत्र सर ऊर्जा निष्कासन का काम करती है। और संवहन तंत्र आप कहेंगे गुरुजी जो हमारा परिसंचरण तंत्र है वही संवहन का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बनिक यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है। पहला है कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है जिससे बड़े अणुओं का निर्माण होता है और इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। कार्बन को अपने ही अन्य परमाणु के साथ जो चेन बनाने की प्रवृत्ति होती है या जुड़ने की अद्वितीय क्षमता होती है उसको हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। दूसरा है कि कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है वो असंतृप्त कहलाता है। बिल्कुल सही है। सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वो संतृप्त कहलाएगा। तीसरा है कि कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन से ही बने होते हैं। बिल्कुल गलत है। कार्बन के ऐसे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े होते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। आपको यहां पे कार्बन यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत स्टेटमेंट चुनना था और गलत स्टेटमेंट केवल और केवल सी है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है कि विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना हो। ऐसे अगर हम लोग विभवांतर के केस में कार्य की बात करते हैं तो W = VQ कहते हैं, लेकिन यहां पे विभवांतर को K माना गया है तो हम लोग K ले लेते हैं और Q को आप सभी कहेंगे गुरुजी क्यों ही माना गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा कार्य है वो क्या होगा, KQ या QK के बराबर होगा। पहला ऑप्शन है QK/2, फिर है QK/4, 2QK और फिर है आपका QK। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक डैश, पौधे में शीर्षस्थ विभोज्योतक की स्थिति क्या होती है। मेरे मित्र शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक जो है ये आपको जड़ और तना में मिलता है और जो आपका अंतर्वेशी विभोज्योतक उत्तक होता है ये कहां मिलता है सर, टहनियों के इंटरनोड में, और लेटरल मेरिस्टेम पौधे के तना में मिलता है। तो शीर्षस्थ एपिकल मेरिस्टेम की बात की जा रही है तो यहां पे पर्व संधियों के पास कौन सा होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम केवल जड़ वाले भाग में नहीं, तने और जड़ के वृद्धि वाले भाग में आपको क्या मिलेंगे, शीर्षस्थ विभोज्योतक उत्तक, और तने और जड़ के पार्श्व भाग में मेरे मित्र जड़ों के पार्श्व
की मोटाई को वृद्धि करने के लिए सर लेटरल मेरिस्टेम की जरूरत होगी, और तने के जो सर मोटाई है उसको बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत होगी? लेटरल मेरिस्टेम की जरूरत होगी, पार्श्वस्थ विभुज्योतक उत्तक की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट मतलब सीधा सीधा अभिक्रिया Fe+CuSO4 के बीच हो रही है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये FeSO4 और Cu हमारा अलग हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लोहे के कील के द्वारा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया जाता है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? अगर एक समान गति में है तो वो सर एक रीजु रेखीय चलेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, उसकी गति बढ़ घट नहीं रही होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि गलत वाक्यों की पहचान कीजिए। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अकार्बनिक स्रोत से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे कि सर पौधा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन्हें शरीर के अनुरक्षण और वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने से पहले सरल पदार्थों में विखंडित किया जाता है। जैसे कि हम मानव, हम जो कुछ भी भोजन करते हैं वो जटिल रूप में करते हैं, और हमारा पाचन तंत्र उसे क्या करता है सर? पचा करके सिंपल फॉर्म में ला देता है। तो मेरे मित्र आपका स्टेटमेंट ए भी सही है और बी भी सही है। अब कह रहा है कि विषमपोषी जीवों में पादप शामिल है, यह बात बिल्कुल गलत है। विषमपोषी जीव में पादप को छोड़ करके सभी शामिल हैं। तो जो सवाल आपसे है कि गलत वाक्यों की पहचान कीजिए, तो आप कहेंगे गलत वाक्य केवल और केवल सी है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है? आप कहेंगे कैल्शियम 2040 होता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? मान लो चला ये हमारा अवतल दर्पण है और ये इसका पोल है और ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। अब पोल और फोकस के बीच रखा जा रहा है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु यहां रखा जाएगा, तो आप कहेंगे एक प्रकाश की किरण ऐसी होगी जो मुख अक्ष के समांतर चली जाएगी और दूसरी सर ऐसी जाएगी, और इस दोनों को हम अगर मिलाएंगे तो ये हमें दर्पण के पीछे मिलता हुआ मालूम पड़ेगा। और हम सभी क्या कहेंगे इस केस में कि गुरुजी यहां जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा, और दर्पण के पीछे बनेगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आभासी, सीधा और छोटा भी है, तो वस्तु इतना सा है, प्रतिबिंब आपका इतना बड़ा बन रहा है, तो आप कहेंगे काल्पनिक होगा, सीधा होगा लेकिन बड़ा होगा। और अवतल दर्पण में तो एक ही यही केस है कि जब दर्पण को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब आपका काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता हूं और 2 घंटे में ठीक समय पर गंतव्य तक पहुंचता हूं। यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दूं तो मैं अपने गंतव्य तक कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा? क्या कहिएगा कि मेरे मित्र 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 2 घंटा चल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस आप कितना कवर करेंगे? टोटल डी कितना कवर करेंगे? आप सभी कहेंगे गुरुजी 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर। अब है कि यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर बढ़ा दूं तो मेरे मित्र आप ये देखो कि यहां पे जो टोटल डिस्टेंस आपका कवर किया गया है 2 घंटा में वो कितना है सर? 20 किलोमीटर। और इस 20 किलोमीटर को करने के लिए आपके पास समय कितना था? 2 घंटे का। 2 घंटा में आप 20 किलोमीटर चल गए। अब है कि यदि चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर स्पीड हमारा क्या हो जाए सर? 10 के जगह क्या हो जाए? 5 किलोमीटर बढ़ जाए, तो आप कहेंगे 15 किलोमीटर पर आवर होगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी टाइम इक्वल टू हो जाएगा हमारा d/s। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर चलेंगे तो डिस्टेंस तो हमारा 20 ही रहेगा, 20/15। अब ये क्या हो जाएगा? 5 का 20, 5 तिया 15। ये टाइम आपका 4/3 आवर हो गया। ध्यान दीजिएगा कि ये जो टाइम आपका 4/3 आवर है, तो ये क्या है? जब आपकी चाल बढ़ी तब, जब आपका चाल 10 किलोमीटर पर आवर था तब कितना लग रहा था सर? 2 घंटे का समय लग रहा था। तो मेरे मित्र समय में अंतर कितना का है? समय में अंतर कितना का है? तो आप सभी कहेंगे 2 - 4/3 हो जाएगा गुरुजी। तो 3 दूना 6 -4 बटा
3 दूना 6 माइनस 4 तो 2/3 हो जाएगा। ये 2/3 आवर हो गया, इसको मिनट में चेंज कर लो चला। आप कहोगे 60 से गुना करेंगे सर, 20 या 60, 20 दूना 40 मिनट। जिसका मैथ तगड़ा होगा वो उसको इतना करना नहीं पड़ा होगा, वो सॉल्व कर लिए होंगे। तो मेरे मित्र सही आंसर आपका 40 मिनट हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि कितना जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो आपको जो समय है पहले 2 घंटा लिया जा रहा था, आप 4/3 इसको माइनस करना होगा, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी हम 40 मिनट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिकों की पहचान कीजिए जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। आप सभी कहेंगे पहला ऑप्शन गुरुजी इथेन है, फिर मेथिल है, प्रोपेन है और मिथेन है। और हम सबों को मालूम है कि इसी मिथेन CH4 का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा जा रहा है कि जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है। किसी भी जीव के निर्माण के लिए मूल इकाई किसको बोला जाता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी कोशिका यानी कि सेल को बोला जाता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अस्थि आप कहेंगे सर ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक ही है जिसको हम लोग कंकाली संयोजी उत्तक बोलते हैं। फाइबर यानी कि तंतु आप सभी कहेंगे मसल्स में देखने को मिलता है। टिश्यू तो आप सभी समझ रहे होंगे। अगला मेरे मित्र आपका 28/11 का थर्ड शिफ्ट आ जाता है जिसमें पहला सवाल आपसे यह पूछा गया है कि एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। लिवर फ्लूक, लीच, समुद्री शैवाल, अमीबा। क्या कहेंगे कि गुरुजी अमीबा जो है वो एकल कोशिका जीव हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि सही विधान का चयन करें। इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। एटीपी खंडित हो जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाले उसमें शोषी अभिक्रिया को संचालित करता है। मेरे मित्र ये भी सही है। पायरुवेट आपका लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो एक 3 कार्बन वाला अणु भी है। बिल्कुल सही है। ए बी सी तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसीलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। पहला चीज तो आवर्धन में प्लस है तो प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक होगा, और दूसरा इसका वैल्यू 1 से कम है तो आप कहेंगे प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, काल्पनिक है तो सीधा। पहले ऑप्शन में वास्तविक उल्टा और छोटा नहीं होगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा नहीं होगा। आभासी सीधा और बड़ा आप कहेंगे नहीं होगा, आभासी सीधा और छोटा बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से अधिक हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नहीं, जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जीवित प्राणी पीएच परिवर्तन की केवल एक संकीर्ण प्रास में ही जीवित रह सकते हैं, ये सही है मेरे मित्र। जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ये भी सही है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, ये भी सही है। आपको गलत कथन सेलेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कार्बन चतुसंयोजी होते हैं, बिल्कुल सत्य है। बाद बाकी ये तीनों ही गलत हैं। कार्बन कभी भी द्विसंयोजी, एक संयोजी या त्रिसंयोजी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि दूध किसका मिश्रण है। आप सभी कहेंगे जल, वसा और प्रोटीन, इन तीनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है। द्रव के कण अस्थायी होते हैं। मेरे मित्र ये द्रव के कण का गुणधर्म नहीं है। द्रव के कण अस्थायी नहीं होते हैं। द्रव के कण क्या होते हैं, अपने सतह में गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। अब है कि द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, इसी को अंतराण्विक स्थान कहते हैं, बिल्कुल सही है। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही है। तो आपको द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोध का पार्श्व संयोजन कितना होगा। आरपी इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो मेरे मित्र आरपी आपका 6 गुना 4 अब बटा 6 प्लस 4, तो 6 चौका 24 बटा 6 4 10 2.4 ओम। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2.4 ओम कहीं पे दिया ही नहीं है, तो चलिए एक ऑप्शन को तो बनाना पड़ेगा। 2.4 ओम एकरा लिख लो और सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला अच्छा सर पार्सम में जोड़ा जा रहा है, हाँ ठीक है।
अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे विक्षेपण के नाम से जानते हैं। अपवर्तन में प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। विचलन का मतलब क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम लोग कहेंगे तो आपतित किरण और निर्गत किरणों के बीच का कोण। और डिफ्रेक्शन आप कहेंगे सर छाया का जो सर किनारे वाला भाग होता है वो तीक्ष्ण होता है, किसके वजह से? विवर्तन यानी कि डिफ्रेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि रीना 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ती है, 200 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो रीना की चाल को पहले आप क्या कीजिएगा सर जी, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना होगा? चेंज करना होगा। 5/18 से इसको हम लोग गुना कर देंगे, ये 8 पंचे 40/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कितना समय लगेगा? तो आप सभी ने भी देखा है T = D/S। दूरी कितना है? 200 मीटर। S 40/18 हो जाएगा। तो मेरे मित्र इसको हम लोग 18/40 कर सकते हैं क्या? 40 पंचे 200, 18 पंचे 90, कितना सेकंड लगेगा सर? 90 सेकंड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि सभी द्रव और गैस फिजिक्स में क्या कहलाते हैं? सर तरल कहलाते हैं। इसी को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। आप सभी कहेंगे गुरुजी रॉबर्ट हुक। थियोडर स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। यह चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह उदाहरण किस नियम पर आधारित है? संवेग के संरक्षण, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, गति का पहला नियम। आप सभी कहेंगे गति का पहला नियम। क्यों? क्योंकि इसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और मोड़ पे गाड़ी जब मुड़ती है और हम लोग भी झुक जाते हैं, किसके वजह से? आप सभी कहेंगे गुरुजी जड़त्व के वजह से, जिसको हम लोग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। गति का दूसरा नियम आप कहेंगे सर ये बल की परिभाषा देता है। गति का तीसरा नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? सर m1 × u1 प्लस m2 × u2 इक्वल टू m1 × v1 प्लस m2 × v2 होता है। यह चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि जल के अणुओं में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या कहेंगे कि गुरुजी कल वाले शिफ्ट में था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, आज है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो सीधे कहेंगे 1:8। क्यों? क्योंकि H2O हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2, ऑक्सीजन 16, तो 2 1 2, 2 8 16, ये कितना हो जाएगा? 1:8। दैट्स व्हाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। कुछ F1 गोल बीज वाले पौधे लंबे होते हैं, कुछ झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे होते हैं। F2 पीढ़ी में वे सभी लंबे और गोल बीज वाले होते हैं। लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं और लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण परिधिनता वंशानुगत होते हैं। मेरे मित्र ये सवाल मैंने आपको पहले भी कराया है और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमें याद है कि लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण जो है वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलते रहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पे, जो कि आपका बवाल का एक बड़ा कारण था और आप लोगों ने इतना मतलब हिंदी में इस क्वेश्चन को भेजा कि कहीं ना कहीं हिंदी शब्द को अगर आप देखेंगे तो मेरे मित्र क्या होगा, जो आंसर रेलवे की तरफ से दिया गया है वो गलत, लेकिन रेलवे इस चीज को नहीं मानेगी। रेलवे कहेगी हमने इंग्लिश में सही लिखा है तो हम इंग्लिश को ही मानेंगे। तो हमें लगता है कि जितने भी छात्र इसमें कंफ्यूजन थे कहीं ना कहीं सभी इसमें फंसते हुए नजर आएंगे। आपसे यह सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। अब देखो यहां पे जो आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी का लाइन है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, ये पूरा यहां पे इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन इसी क्वेश्चन को हिंदी में रेलवे ने कैसे लिखा है कि निम्न में से कौन सी क्रिया जीवों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी होती है। तो अब दोनों का 2 मीनिंग निकलता है मेरे मित्र। यहां पे अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से कौन सी क्रिया जीवों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी है, तो जीवों के अस्तित्व एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो मेरे मित्र हमारा रिप्रोडक्शन आंसर हो जाएगा। कब? जब हम लोग एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन सेम क्वेश्चन को रेलवे ने कैसे किया है, तो सर यहां पे दूसरे तरीके से डिफाइन कर दिया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। और जब सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम जाएंगे तो मेरे मित्र यहां पे वेरिएशन रेलवे का बिल्कुल सही आंसर होगा।
वेरिएशन विविधता रेलवे का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो जो आपका हिंदी मीनिंग है मेरे मित्र, बस और बस उसका फर्क है। और ये दोनों ही क्वेश्चन, अब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, रेलवे ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही है, वेरिएशन, क्योंकि एनसीईआरटी भी यही कह रही है, मैंने भी आपको यही समझाया, सर्वाइवल उत्तरजीविता के लिए जरूरी है। लेकिन रेलवे ने हिंदी में इस सर्वाइवल का मतलब क्या दे दिया है सर, अस्तित्व दे दिया है। और आप में से जो 26 छात्रों के मन में कंफ्यूजन आई वो इसको लेकर के आई कि सर अस्तित्व बनाने के लिए तो रिप्रोडक्शन जरूरी होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे सर ऑब्जेक्शन रेज करके भी हमें नहीं लगता है कि अब कोई फायदा होगा। जैसे ही इंग्लिश वाला क्वेश्चन हमारे पास आया तो हमें लग गया कि रेलवे ने यहां पे बच्चों का मतलब बढ़िया तरीके से अपने चंगुल में फंसा लिया बच्चों को, क्योंकि हिंदी मीनिंग में इसका मतलब हो जाएगा उत्तरजीविता, मतलब रहने के लिए। अब रहने के लिए आप पैदा हुए हैं इस धरती पे और आप इस प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगे, आपके साथ वेरिएशन नहीं आई तो आप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जिएंगे। लेकिन मेरे मित्र आपके अस्तित्व के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होगा। तो ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग रेलवे के इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मानेंगे, रेलवे के इंग्लिश वाले क्वेश्चन को मानेंगे तो क्या कहेंगे कि सर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरिएशन, विविधता बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पे इंग्लिश में कहा जा रहा है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। लेकिन रेलवे को ये सब चीज सुधारना चाहिए। अगर यहां पे हिंदी मीनिंग की बात करेंगे तो उत्तरजीविता लिखना होगा, अस्तित्व लिखेंगे तो एग्जिस्टेंस, फिर हमारा आंसर रिप्रोडक्शन आ जाएगा। तो मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपका रेलवे के अनुसार सही है। आइए बात करते हैं अब हम लोग अपने लास्ट दिन के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन की। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है 29/11 फर्स्ट शिफ्ट का, वो है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुण को नहीं दर्शाता है। और आपका विकल्प है वसामय संयोजी उत्तक, उपास्थि, एरोलर संयोजी उत्तक और रक्त। मेरे मित्र क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है केमिस्ट्री का और ऑप्शन दिया हुआ है आपका बायोलॉजी का। तो आप सभी क्या कहेंगे कि रेलवे के इस क्वेश्चन पे तो हमें ऑब्जेक्शन करना ही करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का है और इसमें चर्चा करी जा रही है ऑप्शन बायो की। अब अगर आप इस ऑप्शन को भी उकेर करके देखोगे तो यहां पे बात करी जा रही है वसामय संयोजी उत्तक, एडिपोज टिश्यू की। तो जो वसामय संयोजी उत्तक होंगे वो क्या होंगे, सेमी सॉलिड होंगे। और मेरे मित्र ये क्या है, तो एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं, इसको हम लोग पदार्थ के रूप में तो गिनती करते नहीं है। दूसरा बात करेंगे उपास्थि की, तो उपास्थि जो है वो आपका बोन और कार्टिलेज, कंकाली संयोजी उत्तक का प्रकार है। और साथ ही मेरे मित्र बात करेंगे एरोलर संयोजी उत्तक की, तो इसको हम लोग वायुतक उत्तक कहते हैं। और रक्त आपका तरल रूप में ही होता है। तो आप इसमें से किस ऑप्शन को छांटेंगे जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उस बेस पे। तो मेरे मित्र रेलवे का ये क्वेश्चन ही गलत है और इस शिफ्ट के सभी छात्रों को कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन गलत होने का फायदा जरूर मिलेगा। बहरहाल जो आपका अगला सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता का प्रकलन कीजिए। क्या कहेंगे सर, मास बाय मास परसेंटेज पूछा जा रहा है और यहां पे कहा जा रहा है कि 320 ग्राम विलायक में सर 40 ग्राम साधारण नमक है। तो मेरे मित्रों कुल बिलियन आपका कितना होगा, कुल बिलियन कितना होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी कुल बिलियन हमारा 320 प्लस 40 ये हो जाएगा 360 ग्राम। और अगर हम यहां पे परसेंटेज मास निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 360 गुना क्या हो जाएगा 100। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कितना आएगा 11.1% के समथिंग आएगा। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लेके जाएगा। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। मेरे मित्र रेलवे ने इसी सेम क्वेश्चन को अपने किसी दूसरे शिफ्ट में सही आंसर करा है, लेकिन 29 तारीख वाले शिफ्ट में रेलवे ने क्या आंसर करा है पोटेशियम, जो कि गलत है। आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण की बात करेंगे तो हमें किसकी जरूरत होगी, आप कहेंगे आयोडीन की जरूरत होगी। किसकी, आयोडीन की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है। संतति कोशिका की बात की जा रही है, आप कहेंगे रिप्रोडक्शन के थ्रू मिलेगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन के केस में कौन सी कोशिका विभाजन होती है, आप सभी कहेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है।
रिप्रोडक्शन के केस में कौन सी कोशिका विभाजन होती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होती है। और मेरे मित्र, जो हम लोग समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करते हैं, ये समसूत्री कोशिका विभाजन कहां होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, टूटे फूटे उत्तकों के मरम्मत में, टूटे फूटे उत्तकों के मरम्मत में, उत्तकों के मरम्मत में। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी रह जाती है, आप सभी कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। द्विविखंडन क्या है? तो आप कहेंगे गुरुजी अमीबा में जनन इसी प्रक्रिया के थ्रू होता है। अमीबा में जनन किस प्रक्रिया के थ्रू? आप कहेंगे द्विविखंडन प्रक्रिया के थ्रू। सूत्री कोशिका विभाजन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समसूत्री कोशिका विभाजन, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत के लिए और जो घाव वगैरह है उसको ठीक करने के लिए। और सूत्री कोशिका विभाजन किसमें होती है? तो सर आदिम जीव में। किसमें? आदिम जीव में होती है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव्यमान संरक्षण नियम, आप सभी कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण नियम लभवाजर के द्वारा दिया गया, लभवाजे के द्वारा दिया गया था, जिसमें उन्होंने क्या बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही इसका विनाश होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान सृजित किया जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का विनाश किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन तो किया जा सकता है लेकिन विनाश नहीं। आप सभी कहेंगे गुरुजी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है? आप सबों को मालूम है कि जितने भी एल्केन ग्रुप के कंपाउंड होंगे, एल्केन ग्रुप के कंपाउंड होंगे, वो क्या होंगे? संतृप्त होंगे। और जितने भी आपका एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के कंपाउंड होंगे, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड होगा, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड होगा, ये क्या होंगे? आप कहेंगे असंतृप्त, यानी कि अनसैचुरेटेड। तो जो सवाल आपसे करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक असंतृप्त है, तो आप कहेंगे C4H10, ये तो हमारा ब्यूटेन है, एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होगा। C3H8 ये प्रोपेन है, एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होगा। और C2H6 ये एथेन है, एल्केन ग्रुप का कंपाउंड होगा। C2H4 क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये एल्कीन ग्रुप यानी कि इथीन है, तो ये हमारा असंतृप्त कार्बन, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होगा। बाकी के सभी ऑप्शन क्या होंगे? संतृप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना डैश के कारण होती है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक समान होने पे? मेरे मित्र बिल्कुल नहीं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना इसलिए होती है क्योंकि विभिन्न रंगों के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। तो आपके दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने पे, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखना कि विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि मेरे मित्र जो अलग अलग रंग होते हैं उसका कांच में अपवर्तनांक अलग अलग होता है। लेकिन अगर आपसे सवाल यह कर दिया जाए कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्यों होती है, तो आप सभी कहेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में यहां पे x दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य आप सभी कहेंगे Fx होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि बल हमारा क्या है? F, और बल की दिशा में x दूरी तय की जाती है, तो x हमारा किसका काम करेगा? आप कहेंगे विस्थापन का। बल गुना विस्थापन आप कहते हो कार्य। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कहते हो गुरुजी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द M1 into M2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट। तो क्या कहते हो कि गुरुजी अगर इसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहां पे हम G लाते हैं और G M1 into M2 बटा R स्क्वायर कहते हैं। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश के समानुपाती होती है। आप सभी कहेंगे M1 into M2 के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है,
कार किस प्रकार की गति में है, मतलब चल रहा है फिर रुक रहा है फिर चल रहा है। आप कहेंगे गुरुजी सर इसके द्वारा मतलब समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाएगी और इसीलिए ये क्या होगा, असमान गति का उदाहरण होगा। एक समान गति तो आप सभी कहेंगे सर समान समयांतराल में समान दूरी अगर तय की जाएगी तो वो एक समान गति का उदाहरण होगा। वृत्तीय गति मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और आवर्ती गति जब कोई वस्तु के द्वारा अपने गति को समय के एक निश्चित अंतराल में रिपीट किया जाता है तब उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत धारावाही तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। केवल तार में प्रवाहित धारा, केवल तार से दूरी, न तो तार से दूरी न ही तार में प्रवाहित धारा, तार से दूरी और तार में प्रवाहित धारा दोनों। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा कि किसी भी विद्युत धारावाही तार से अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो मेरे मित्र जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो पहला इससे कितना करंट प्रवाहित हो रहा है और साथ ही साथ करंट कितना डिस्टेंस से प्रवाहित हो रहा है। मतलब किसी भी धारावाही तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण सर उससे प्रवाहित धारा और कितनी दूरी से धारा प्रवाहित की जा रही है इस बात पर निर्भर करेगी, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति डैश होगी। क्या कहेंगे गुरुजी, इसी सेशन में हम लोगों ने चर्चा करा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस में रखा जाएगा, यहां पे रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप सभी कहेंगे इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा होगा, आप कहिएगा आभासी और सीधा, तो पहले ही ऑप्शन में है आपका आभासी और सीधा। और क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो कहां बनेगा, क्या होगा, आप कहेंगे काल्पनिक और सीधी और साथ ही बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रही है तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 प्लस H2O का निर्माण होगा। तो क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का अणुसूत्र CO, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, मीथेन का अणुसूत्र CH4 हो जाएगा। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुण को दर्शाता है। पहला है कि उनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है, दूसरा है उनकी एक निश्चित आकृति होती है, उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, चौथा है बाह्य बल लगाने पर ये अपना आकार बनाए रखते हैं। मेरे मित्र रेलवे के द्वारा जो इसका आंसर दिया गया था वो उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत है। कोई भी ठोस पदार्थ होगा तो उसका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। साथ ही मेरे मित्र किसी भी ठोस पदार्थ की जो बाउंड्रीज होती है, जैसे मान लो कि कोई आपका रेक्टेंगल है या कोई आपका सर्कुलर है तो उसका शेप कहीं ना कहीं आपको दिखते रहता है। और साथ में मेरे मित्र किसी भी ठोस पदार्थ पर विरूपक बल लगा करके उसमें विरूपण पैदा किया जा सकता है, यानी कि अपरूपण लाया जा सकता है। तो सवाल है कि ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है तो पहला है कि उनकी स्पष्ट सीमा और स्थिर आयतन होता है। अब स्पष्ट सीमा ये जो है ये बाहर का कह रहा है या अंदर का, तो आप सभी क्या कहेंगे, बाहर वाला तो दिखेगा लेकिन अंदर वाला नहीं दिखेगा। स्थिर आयतन होता है, ये बात ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दूसरा है कि उनकी एक निश्चित आकृति होती है, ये मेरे मित्र बिल्कुल कह रहा है कि कोई भी ठोस पदार्थ होगा उसकी आयतन और आकृति क्या होगी, निश्चित होगी। कह रहा उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, ये मतलब मेरे मित्र परिवर्तन करना कठिन नहीं है ये हम नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि ठोस पदार्थ की जो क्षमता होगी अणुओं के आकर्षण बल की वो कई तरह के होंगे। कई ऐसे होंगे जो अर्ध ठोस होंगे, तो उस केस में जैसे कि रबर है ठोस पदार्थ में आएगा, स्पंज है ठोस पदार्थ में आएगा, लेकिन इसमें हम लोग इसके आकार में परिवर्तन तो आसानी से ला सकते हैं। यहां कहा जा रहा है कि आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, तो ये आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे मित्र अगर कोई रिजिड पत्थर का टुकड़ा आ जाए तो फिर उसके आकार में परिवर्तन करना आप कहेंगे मुश्किल हो जाएगा, तो सुटेबल ऑप्शन नहीं होगा। बाह्य बल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी की ठोस पदार्थ का गुण है कि उनकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है। मेरे मित्र कैल्शियम ऑक्साइड और जब आपका
वाटर H2O अभिक्रिया करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 और साथ में हीट का निर्माण करता है। क्या देख रहे हैं, यहां पे दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एकल प्रतिफल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, तो आप सभी कहेंगे ये संयोजन अभिक्रिया यानी कि कंपोजिशन रिएक्शन का उदाहरण हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होगा सर, अवक्षेप बनेगा। विस्थापन अभिक्रिया किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट के द्वारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को विस्थापित किया जाएगा। और वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे गुरुजी कैल्शियम कार्बोनेट का अगर डिकम्पोजिशन किया जाए तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जो कि किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचालन कर सकता है। कौन सा पदार्थ, विसरण। मेरे मित्र विसरण के द्वारा जब भी हम कोशिका झिल्ली से बात करेंगे तो सर गैस का क्या होगा, आप कहेंगे सर अंदर बाहर यानी कि आवागमन होगा। तो आपसे सवाल है कि कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचालन कर सकता है। ऑक्सीजन मेरे मित्र विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के क्या कर सकता है, पार संचालन कर सकता है। और अगर कोशिका झिल्ली से परासरण की बात करेंगे तो तरल पदार्थ होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इलेक्ट्रिक स्टोव हीटर आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। इलेक्ट्रिक मोटर आप कहेंगे चुंबकीय प्रभाव की ओर चला जाएगा, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि कहा जा रहा है तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करती है। तापीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर नहीं करती है, जबकि इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। मेरे मित्र प्लाज्मोडियम आप कहेंगे बहुविखंडन होता है। लेशमानिया में द्विविखंडन होता है। अमीबा में द्विविखंडन होता है। केचुआ में सर विखंडन के प्रोसेस के थ्रू जनन की प्रक्रिया नहीं होगी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। तो मेरे मित्र आपका पोटेशियम है, सोडियम है और लिथियम है। आप कहेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन कॉपर को चाकू से नहीं काटा जा सकता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है। मैंने क्या बताया कि कोशिका झिल्ली से परासरण की प्रक्रिया होगी तो कोशिका झिल्ली के द्वारा तरल पदार्थों का आवागमन होगा। और ध्यान रखिएगा कि पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि पानी में भिगोने पर किशमिश का फूल जाना परासरण प्रक्रिया का उदाहरण है। दूसरा है जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचालन। मेरे मित्र ये O2 और CO2 क्या है, गैस, इसके लिए विसरण जरूरी होगा, ना कि आपका परासरण। तो मेरे मित्र ये परासरण का उदाहरण नहीं है। तीसरा है कि एक कोशिकीय स्वक जल में पाए जाने वाले जीवधारियों द्वारा जल प्राप्त करना परासरण का प्रक्रिया है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण परासरण प्रक्रिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है। आप सभी कहेंगे जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 और CO2 का संचालन परासरण प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है। रेलवे ने इसका भी आंसर गलत दिया था, आप सभी इसको सुधार करेंगे और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला मेरे मित्र सेकेंड शिफ्ट का आपके पास सवाल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि कोलाइडल विलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोलाइडी कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है। ये मेरे मित्र ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। कोलाइडी कण का आकार बहुत ही छोटा होता है, जबकि कहा जा रहा है बहुत छोटा नहीं होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो आप कहेंगे पहला स्टेटमेंट तो गुरुजी गलत हो गया, क्योंकि कोलाइडी के कण इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंख से हम नहीं देख सकते। रक्त या दूध के जो सर घुलनशील वसा है, क्या उनको आप देख पाते हैं? रक्त में जो आपका आरबीसी डब्ल्यूबीसी, क्या उनको देख पाते हैं? नहीं। तो मेरे मित्र रक्त और दूध कोलाइडी विलयन के उदाहरण है, और इसके कणों का आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। पहला है कि कोलाइडी विलयन के अवयव प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में होते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। कोलाइडी विलयन जो भी होंगे उसमें आपको एक डिस्पर्सिंग फेज और दूसरा एक डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम आपको देखने को मिलेगा। कोलाइडी विलयन के कण इससे गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं और उसके मार्ग को दृष्टिगोचर नहीं बनाते हैं। मेरे मित्र ये बात भी गलत है। कोलाइडी कणों के द्वारा टिंडल इफेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कोलाइडी विलयन के कण इनसे गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। और फिर चौथा है कि कोलाइडी विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल गलत है। दिखता समांगी है, होता भी समांगी है। तो आपसे पूछा जा रहा है सही कथन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका केवल सही है कि कोलाइडल विलयन के अवयव प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है आपसे कि ऑक्सीजन अणु एक है। आप सभी कहेंगे चूंकि O2 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ऑक्सीजन में 2 परमाणु हैं, तो ये द्विपरमाणुक हो जाएंगे। त्रिपरमाणुक O3 होगा, चतुष्परमाणुक P4 हो जाएगा। P4 इसको समझिएगा।
और एक परमाणु की बात करेंगे तो सभी अक्रिय गैस किसका उदाहरण हो जाएंगे? सभी अक्रिय गैस एक परमाणु कदू का उदाहरण हो जाएंगे। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। बहरहाल अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस उदाहरण द्वारा एक समान वृत्तीय गति का वर्णन किया जाता है? सीधी सड़क पर गतिमान एक कार, आप कहेंगे सर ये एक रैखिक गति का उदाहरण होगा, वृत्तीय गति का नहीं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कुत्ता हुआ बंदर, आप कहेंगे रैंडम मोशन का उदाहरण होगा, सर्कुलर मोशन का नहीं। आसमान से गिरती हुई बारिश की एक बूंदे, आप कहेंगे ये भी नहीं होगा। घड़ियों की सुई की गति क्या होगा? आप कहेंगे एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप सभी कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? आकर्षण वाली होती है। स्थिर वैद्युत बल कूलम्स के लॉ के थ्रू निकालते हैं और F इक्वल टू क्या होता है? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। विद्युत वाहक बल को ही मेरे मित्र क्या कहते हैं हम लोग? EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और वैद्युत चुंबक से उत्पन्न जो बल होगा वो वैद्युत चुंबकीय बल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक है, तो मेरे मित्र आप कहेंगे कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम ये टॉप पे होगा। तो आयरन इन सभी से क्या होगा? आप कहेंगे लेस रिएक्टिव। बच जाता है एगो कॉपर, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन डैश से अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव्यों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? पहला, द्रव्यों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है। मेरे मित्र ये ठीक है कि द्रव्यों में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टीज होती है और द्रव को आप जिस किसी भी बर्तन में रखेंगे वो उसी आकार में चला जाता है। तो द्रव्यों में बहाव होता है और इनका आकार बदलते रहता है। द्रव्यों का आयतन निश्चित नहीं होता है। मेरे मित्र ये बात गलत है। द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव्यों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये बात बिल्कुल सही है। द्रव्यों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव्यों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? आप कहेंगे द्रव्यों का आयतन का निश्चित नहीं होता है, यह द्रव्यों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? H2 और O2, इससे H2O बनेगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक गैस CH4 सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, आप कहेंगे उष्मा प्रोड्यूस होगा, यह हमारा क्या है? प्राकृतिक गैस का जलना, आप कहेंगे संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से COH2 बनाएगा, उदाहरण है। सिल्वर क्लोराइड से सूर्य प्रकाश का यानी कि 2AgCl का मेरे मित्र Ag प्लस Cl2 में टूट जाना क्या है? आप कहेंगे प्रकाशीय विघटन का उदाहरण है, यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मेरे मित्र ध्यान रखना, कह रहा है कि किसी दिए गए दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को यानी कि पोल को जोड़ने वाली रेखा पीसी को आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि यहां पे वक्रता त्रिज्या भी है, मुख फोकस भी है, अब मुख अक्ष और फोकस दूरी भी है। तो यहां पे हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा? तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा मुख अक्ष कहलाती है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एपिथेलियम उत्तक की एक विशेषता नहीं है? मेरे मित्र ध्यान रखेंगे, इसमें पहला स्टेटमेंट है कि इसमें कोई आंतरिक कोशिका स्थान नहीं होती है, यह बिल्कुल एपिथेलियम उत्तक की विशेषता है। इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उसे नीचे रहने वाले उत्तक से अलग किया जाता है, बिल्कुल सही है सर, यह विशेषता है। और तीसरा है यह एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और यह शरीर के अधिकांश अंगों और गुहाओं को ढकते हैं। इसके सभी ऑप्शन जो है वो एपिथेलियम उत्तक की विशेषता है। और रेलवे ने जो इसका आंसर दिया है सर गलत है और ये ऑब्जेक्शन करने वाले क्वेश्चन है, इस पे आप ऑब्जेक्शन करेंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। बात की जा रही है किसकी? एपिथेलियम उत्तक यानी कि उपकला उत्तक की। और आप सभी ये ध्यान में रखना कि जो उपकला उत्तक होते हैं मेरे मित्र ये बेसिकली प्रोटेक्टिंग और कवरिंग वाले एपिथेलियल टिश्यू कहलाते हैं, यानी कि ये अधिकांश अंगों को रक्षा करते हैं या फिर उसको ढकने का काम करते हैं। इसकी कोशिकाएं सटी भी रहती है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस अंतरकोशिकीय के स्थान बिल्कुल नहीं होता है। और साथ ही साथ सर इसमें बाह्य रेशेदार यानी कि इसके आधार में मतलब सर एक्सटर्नल फाइब्रस क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है जो नीचे रहने वाले उत्तक से इसको अलग करता है। तो रेलवे ने जो सवाल पूछा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियम उत्तक की एक विशेषता नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये सभी विशेषता है, तो हमारा इसमें सही आंसर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें से कोई भी विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये सब के सब क्या है? आप सभी कहेंगे एपिथेलियम उत्तक की विशेषता है।
अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि पास पास सटाकर लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार को बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है। आप सभी कहेंगे सोलिनॉइड यानी कि परिनालिका बनाई जाती है। कई बार मैंने इसका जिक्र करा, आप सभी इसको समझ रहे होंगे बढ़िया तरीके से। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि लंबाई L और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एक चालक का प्रतिरोध डैश के बराबर होगा। आप कहेंगे L बटा A के बराबर होगा। क्यों? लंबाई के समानुपाती होती है और क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और मेरे मित्र, इसी को प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम लोग रो L बटा A कहते हैं। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। आप कहेंगे कोशिका कहते हैं। और बहुत सारे कोशिकाएं जो समान कार्य करने में दक्ष होती है उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। और बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की राजधानियों में जमा नहीं होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी शर्करा, अमीनो अम्ल और प्रोटीन और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, ये सर कोशिका राजधानी में जमा होता है, जो कि मेरे मित्र प्लांट का सेल शेप कहलाता है, कोशिका रस कहलाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी खनिज लवण जमा नहीं होता है। तो मेरे मित्र एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और किसी और रेफरेंस बुक के हिसाब से चलेंगे तो ये सभी पदार्थ कोशिका की राजधानी में होती है। लेकिन बात तो एनसीईआरटी का ही मानेगी रेलवे, तो इसके अनुसार हम लोग कहेंगे कि सर जो कोशिका राजधानियों में होती है उसमें खनिज लवण मौजूद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि सही कथन का चयन कीजिए। परागन की प्रक्रिया में पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरित किया जाता है। बिल्कुल सही है। पॉलिनेशन कहां मिलता है सर? प्लांट में देखने को मिलता है, फ्लावरिंग प्लांट में। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर आते हैं। अब है कि परागकण परागकणों का अंकुरन है? नहीं। परागन फूलों में कीटों का आना है? बिल्कुल नहीं। परागकण बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि? बिल्कुल नहीं। सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान सबसे कम होता है। आप कहेंगे गुरुजी गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान है ये सबसे कम होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 लेते हैं। ब्लड हम लोग 7.4 कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.6 से कुछ ऊपर ही होता है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर तक विस्थापन होता है। इस बल के द्वारा कार्य आप कहेंगे बल गुना विस्थापन 20 जूल हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि मलेरियल परजीवी किसको बोलते हैं? चला प्लाज्मोडियम को बोलते हैं। किसको? प्लाज्मोडियम को बोलते हैं। और इसमें प्रजनन की प्रक्रिया किसके थ्रू होती है? बहुविखंडन के थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि फोकस दूरी लेंस की क्षमता डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। मेरे मित्र लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो सही आंसर हमारा 1/f हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस अणु में त्रिआबंध होता है। मेरे मित्र नाइट्रोजन के अणु जहां पे भी होंगे इसके 2 परमाणु के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29/11 के थर्ड शिफ्ट और लास्ट शिफ्ट का सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन के संबंध में सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। निलंबन के कण आंख के लिए अदृश्य होते हैं? नहीं मेरे मित्र, निलंबन के कण आंख के लिए दृश्य होते हैं। कीचड़ वाले पानी में जो आपका कंकर पत्थर होता है उसको आप देख सकते हैं। निलंबन एक समांगी मिश्रण है, आप सभी कहेंगे बिल्कुल है। सॉरी, निलंबन समांगी मिश्रण नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। गैस में प्रक्षेपित ठोस पदार्थ को निलंबन कहा जाता है? नहीं मेरे मित्र, निलंबन में हमारा प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपित माध्यम नहीं आता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। एक वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी सेंटीमीटर में क्या होगी? मेरे मित्र कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण, तो F इक्वल टू आपका -20 सेंटीमीटर दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु दूरी कितना है? -60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी पूछा जा रहा है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला कहेंगे। और ये 1/-20 हो जाएगा और 1/v प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/-60 और 1/-20 प्लस माइनस इधर करेंगे तो माइनस, फिर इधर आएगा तो प्लस है। 1/60 इक्वल टू 1/v, 20 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 20 से कम 20 और 20 या 60 हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी 60 ही होगा, तो हम लोग 20 या 60 -3 और 60 है कम 60 तो +1/v लेते हैं। और क्या कहिएगा कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो सर यही हमारा -2/60 हो जाएगा इक्वल टू 1/v। 2 1 जा 2 30
32 जा 60, ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू -30। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि पादप के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। पहला है कि जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बिल्कुल सही है। मेरे मित्र, जो जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, जो जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, ये ऑक्सिन के तरह प्लांट का जो तना होता है उसकी वृद्धि में सहायता करता है। और इसीलिए तो मेरे मित्र मैंने आपको पीछे के किसी सेशन में बताया है कि इस जिब्रेलिन हार्मोन का उपयोग पौधे के बौनेपन को उपचारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि ड्वार्फनेस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो मेरे मित्र जिब्रेलिन तने की वृद्धि में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है, यह भी सही है। और मेरे मित्र फिर है कि जिब्रेलिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, तो याद रखिएगा कि जिब्रेलिन जो है यह कोशिका विभाजन को प्रमोट भी करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रमोट भी करता है, तो यह भी बात सही है। ठीक है, यहां पे जिब्रेलिन तने के वृद्धि में सहायता होता है, साथ ही साथ कोशिका विभाजन को प्रमोट करता है, और साइटोकिनिन जो है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो मेरे मित्र इसका सभी स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा है कि साइटोकिनिन तने के वृद्धि में सहायता करता है, मेरे मित्र ये गलत है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है, ये बात सही है। जिब्रेलिन वृद्धि को रोकता है, ये बात गलत है। अब साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, ये सही है। एब्सिसिक अम्ल तने की वृद्धि में सहायता होता है, गलत है। साइटोकिनिन वृद्धि को रोकता है, गलत है। एब्सिसिक अम्ल कोशिका विभाजन वृद्धि करता है, यह भी गलत है। मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि पादप हार्मोन और उसके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान करें, तो सही मेल आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिका तक हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह हस्तांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो उसको हम लोग स्वपरागन कहते हैं। क्या कहते हैं? चला, स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरी बार यदि परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हस्तांतरित होती है तो इसको हम लोग परपरागन कहते हैं। तो मेरे मित्र जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कहेंगे स्वपरागन और परपरागन हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है? हृदय में आने वाली अशुद्धि रुधिर को साफ करना? नहीं। मूत्राशय को खाली करना? नहीं। फेफड़े में रुधिर से CO2 को हटाना? नहीं। रुधिर से CO2 अपशिष्ट उत्पादों का निष्पादन करना, यानी कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, यह क्या है सर? मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? यदि हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? नहीं। तापमान कम करेंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा घट जाएगी। तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है मेरे मित्र। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है? बिल्कुल गलत है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बनिक यौगिक है? एल्कीन और एल्केन और इथिलीन और एल्काइन। आप कहेंगे गुरुजी ये जो एल्केन है यहां पे केवल और केवल यही हमारा संतृप्त होगा, क्योंकि इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एल्कीन आप कहेंगे एल्कीन ग्रुप के कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड होगा। इथिलीन एल्कीन ग्रुप का ही कंपाउंड है। एल्काइन तो आप कहेंगे ये तो अलग ही कंपाउंड है हमारा, अलग। सर क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल हम लोग सर गंदगी भगाने के लिए करते हैं, डिसइंफेक्शन के रूप में। बेकिंग सोडा आप कहेंगे एंटासिड के रूप में किया जाता है, और साथ ही बेकिंग पाउडर के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का उपयोग हम लोग साबुन निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चला 9 होना चाहिए, तो यहां पे 8 लिख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दाढ़ी बनाने वाले आईने, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इंद्रधनुष का निर्माण। मैंने इसके बारे में कई बार बताया है, और इस सेशन का ये सर सवाल मैं आप सबों के लिए होमवर्क के रूप में देता हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी जिसकी त्रिज्या और सर यहां पे कुछ और होगा जो समान है कहा जा रहा है, उसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उसमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? जाहिर सी बात है कि बी में 100 फेरे हैं तो ए की अपेक्षा बी में चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। पहला ऑप्शन है कि ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इज ग्रेटर देन बी वाला, ना
ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अज्ञात है, ऐसा थोड़ी होगा। बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ग्रेटर है ए द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से, बिल्कुल बात सही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राशि पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग पर निर्भर करती है, तो 1 और 2 पर निर्भर करेगी। मेरे मित्र पहले ही ऑप्शन में 1 और 2 दोनों है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है? याद रखिएगा पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्लोएम और जाइलम मिलकर के संवहन बंडल का निर्माण करता है। एपिडर्मिस सर त्वचा के ऊपर का जो सबसे बाहरी परत होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है। एस्केलेनकाइमा अनदर टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? आप कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा डैश हो जाएगी। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि V = IR होता है और I = क्या हो जाएगा V/R। अब प्रतिरोध को 3 गुना बढ़ा देंगे तो जो धारा होगा आप कहेंगे 1/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर देती है। तो पहला चाल 40 मीटर और अंतिम 20 मीटर, घटने में कितना समय लग रहा है? 5 सेकंड का। तो ए क्या होगा? V - U/T। 20 - 40/5। आप क्या कहेंगे कि ये -20/5 पंचों का 20 -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं का विभाजन डैश में हो सकता है? मेरे मित्र कोई भी तल में हो सकता है। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब अमीबा का बॉडी बढ़िया तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो अपने आप को कहीं से भी विखंडित करके अपने जैसे 2 अलग अलग जीवों का निर्माण कर देते हैं। अपने समान, अलग अलग नहीं, अपने समान मतलब 2 जीव का निर्माण करते हैं, इसलिए द्विविखंडन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा NaCl का सूत्र द्रव्यमान है? मेरे भाई सूत्र इकाई द्रव्यमान आयनिक कंपाउंड का निकलता है और सोडियम का आप सभी कहेंगे सोडियम 1123 होगा और क्लोरीन 35.5 होगा। ये दोनों जोड़ के 58.5 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? आप सभी ध्यान में रखना 1.8 × 10⁻20 न्यूटन। आप कहेंगे गुरुजी आप आंसर इसका याद कर लिए, नहीं चला जी, ध्यान देना क्योंकि बनाने से पहले तो इसको सॉल्व किए ही थे। तो F = G m1 × m2/r² होता है और F = 6 × 10⁻11 और m1 कितना है? तो सर जी पृथ्वी का द्रव्यमान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 × 10⁻24 और मेरे मित्र ध्यान देना कि चंद्रमा का द्रव्यमान दिया हुआ है 8 × 10⁻22 और चंद्रमा के बीच की दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच 4 × 10⁻8 का स्क्वायर, क्योंकि r² है। अब जब आप इस पूरा को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू उतना ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मतलब CaSO4 हाफ H2O, इसको POP बोलते हैं और इसका किससे निर्माण होता है? आप कहेंगे जिप्सम से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? आप कहेंगे जिप्सम का। तो मेरे मित्र आपका इसी क्वेश्चन के साथ RRB ALP 2024 के जो टोटल शिफ्ट के क्वेश्चन थे वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है और मुझे यकीन है कि अगर आप में से कोई भी छात्र इस तीनों ही जो आपको वीडियोस मिली है ALP 2024 के PYQ सॉल्यूशन पे अगर बढ़िया तरीके से देख के जा रहे हैं तो मेरे मित्र आपका 3 से 4 नंबर तो आप यूं समझिए कि ऐसे ही गेन हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से दिए गए कंसेप्ट के बेस पे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।